नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटेट बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना बेहद ही आवश्यक है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए संवेदनशील, ऑप्शन बी क्षेत्रीय, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी अप्रतिक्रियात्मक। इसका राइट आंसर होगा ए संवेदनशील चरण के रूप में जाना जाएगा, जिसे कि सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता यानी ब्रेन प्लास्टिसिटी संप्रत्यय क्या सुझाता है? ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ये गलत है क्योंकि विकास को आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि विकास सभी बालकों में विभिन्न गति से होता है। इसे व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन सी बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील है। ऑप्शन डी देखते हैं, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करेगा। यदि आपका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस राइट आंसर हमारा है सी बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस विभिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन ए व्यक्तियों के विकास सिर से पैर तक होते हैं। ये गलत ऑप्शन है। बी हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। सी अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। डी हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका राइट आंसर है सी अलग अलग व्यक्ति में विकास अलग अलग गति से होता है, जिसे वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? पहला है आनुवंशिक प्रवृत्तियां, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा, तीसरा भौतिक वातावरण। इसका राइट आंसर होगा तीनों ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। विकास सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे से 2 से 3 अंक के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। कभी कभी 5-5 अंक के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप जीन पियाजे के सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। इसे आप एस, पी, सी, एफ की सहायता से याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि कंक्रीट कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अवबोधन, ऑप्शन डी भ्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ए संतुलन की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए संरक्षण, बी आत्म केंद्रीयता,
सी प्रतिवर्ती चिंतन, डी वैज्ञानिक तार्किकता। तो इसका राइट आंसर होगा बी आत्म केंद्रीयता, जिसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। पहला ऑप्शन है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। बी है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। सी कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। डी कानून तथा नियमों का प्रतिपालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो इसका राइट आंसर होगा बी कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन हर साल अवश्य आएगा। ऑप्शन ए नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास का मनोवेगी सिद्धांत, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। राइट आंसर इज सी संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये ले वाइगोत्स्की ने दिया है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी को अनदेखा करना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। बी विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। सी है सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। डी सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित देना चाहिए। सीटेट में कहीं भी आपको दंड से संबंधित अगर वर्ड दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होगा। इसका राइट आंसर है बी विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए जिसे कि वाइगोत्स्की की भाषा में इसके फोल्डिंग कहा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, ऑप्शन बी जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, सी मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, डी सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा डी सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, बी भावनात्मक बुद्धि, सी स्थानिक बुद्धि, डी संगीत बुद्धि। इसका राइट आंसर है बी भावनात्मक बुद्धि, हावर्ड गार्डनर में शामिल नहीं है। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। आइए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है। पहला है इंटरपर्सनल, दूसरा है वर्बल, तीसरा है लॉजिकल, चौथा नेचुरल, पांचवा इंट्रापर्सनल, छठवां है विजुअल और सातवां है म्यूजिकल, आठवां है बॉडी काइनेस्थेटिक। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। इसका रीजन है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए,
बी वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। सी विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। डी कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बी वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, सामान्यतः लड़कियों को गुड्डे और गुड़ियों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है, पर यहाँ इसको चुनौती देते हुए बच्चे को गुड्डे और गुड़ियों से खेलते हुए दिखाया जा रहा है और लड़की यहाँ पे गाड़ी चला रही है। आप देख सकते हैं यहाँ बाहर लड़की और लड़के दोनों साथ खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। बी केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। सी प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। डी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए। सीटेट में केवल शब्द यदि आपको कहीं दिखे तो वे प्रश्न ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब आकलन विद्यार्थियों की किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन बी अधिगम का आकलन, ऑप्शन सी असतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए एकीकृत, ऑप्शन बी समावेशी कक्षा, ऑप्शन सी विशेष शिक्षा, ऑप्शन डी अप्रगतिशील। इसका राइट आंसर होगा बी समावेशी, जिसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए पठन वैफल्य, ऑप्शन बी गुणज वैकल्य, ऑप्शन सी भाषा वैकल्य, ऑप्शन डी गति समन्वय वैकल्य। इसका राइट आंसर होगा डी गति समन्वय वैकल्य, जिसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वालीनता यानी ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? ए संप्रेषण में कठिनाई, बी सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, सी बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, डी उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। इसका राइट आंसर होगा संप्रेषण में कठिनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रबल प्रभावना, ये सही है। अभिसारी सोच, सी उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी सही है। डी नवाचारी अनूठे विचार। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है, बल्कि उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा ए पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, बी तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, सी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, डी समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है डी समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में
व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? ए. अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। बी. नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। सी. संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। डी. उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है? ऑप्शन ए. ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। बी. जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी। सी. सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। डी. तानाशाह और आज्ञाधीन जीव। इसका राइट आंसर होगा सी. सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में। अगला प्रश्न है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को प्रवृत्ति दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर है बी. अति नियमित सोच को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ए. अभिसारी सोच। बी. प्रक्रियात्मक स्थिरता। सी. अपसारी सोच। डी. अनुक्रिया समुच्चय। इसका राइट आंसर होगा सी. अपसारी सोच को। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए. सभी बच्चों में मानक निर्देश देना। बी. सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। सी. सभी बच्चों में समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। डी. बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो ये गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर इज बी. सत्ताईस, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ए. व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी. प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सीटेट में कहीं भी दंड शब्द आता है तो वो ऑप्शन गलत माना जाता है। सी. पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड करना, ये भी गलत होगा। डी. बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। डी इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप सीटेट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।